कतर का फ्रस्ट्रेशन है ये रुकने नहीं वाला, क्योंकि वहां मिडिल ईस्ट की पूरी पूरी ज्योग्राफी में अब दो ही बचे हैं, कतर और ईरान। जहां तक टर्की का सवाल है, वो ज्यादा लिप सर्विस के आगे और कुछ नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक, सप्लाईज कर सकते हैं या कुछ फाइटर्स भेज सकते हैं, दैट्स ऑल। टर्की इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, वो नाटो में है। तो ईरान है और कतर है। कतर है जो चाह रहा है कि ये हमास वाली लीडरशिप पूरी क्लीन अप ना हो जाए, क्योंकि हमास के लीडर्स बैठे ही कतर में है, ठीक। तो लेकिन यूएस का जो डायरेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं है। ये पूरा रीजन जो है वो डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस के लिए ये क्लीन अप जरूरी है, तो कोई भी नेतन्याहू को रोकने नहीं वाला। अब जहां तक कतर का सवाल है, उसका एक जो मोनोपोली गैस सप्लाई वाला है, अब इसके ऑप्शन में भारत के पास जो ऑप्शंस हैं अगर इस गैस सप्लाई के, तो एक बनता है रशिया वाला, जहां पे अगर तो वाया चाइना कुछ पाइपलाइन बन पाती, अगर ऐसा कुछ हो पाता तो आपका कुछ हो सकता था। दूसरा, आप यूएस के साथ नेगोशिएट कर रहे हो रिगार्डिंग टाई अप के कुछ ओनरशिप स्टेक मिल जाए किसी गैस फील्ड्स के ऊपर, तो दिस इज व्हाट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन सब कोई जानता है कि गैस सप्लाई के ऊपर एक मोनोपोली है, जिसके चलते कतर इज एबल टू डिफाई एवरीवन। इनफैक्ट वो सऊदी अरेबिया और यूएई को भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। तो पूरा ब्लॉकेड हुआ था, आप तो जानते ही हैं, सऊदी अरेबिया पूरा जीसीसी कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया था उसका, पूरा बॉयकॉट ब्लॉकेड हुआ था, और सप्लाईज बंद कर दी गई थी, फूड सप्लाईज से लेके सब कुछ। इसके बावजूद वो सस्टेन होके स्टेबल हो पाया है, तो किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता। और कतर का दूसरा भी प्रॉब्लम एक और एंगल से भारत के साथ है। कतर का प्रॉब्लम ये है कि भारत ने उनको बाईपास करते हुए तालिबान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस किए। ये दूसरा पेट दर्द उनको हुआ है, जो बहुत ही रीसेंट का है, ठीक। तो अगर मतलब लोगों का शायद नजर नहीं गया होगा, अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली सिख और हिंदू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली नॉमिनेट हुए हैं काबुल के लिए, और डिस्कशन शुरू हो रहे हैं कि कैसे वापस अफगानीज, सिख और हिंदू आना शुरू करेंगे वापस अफगानिस्तान। तो कतर का ये दूसरा पेट दर्द है कि आपने दोहा को बाईपास करते हुए डायरेक्ट तालिबान के साथ नेगोशिएशंस की, तो मल्टी फ्रंट प्रॉब्लम है उनको। तो वैसे तो कतर के पास तो अपना फूड भी नहीं है, फूड के लिए भी भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, लेबर के लिए भी भारत पर डिपेंडेंट है, तो भारत क्यों नहीं उसको लीवरेज कर सकता? देखिए, जो स्टेप्स दिख रहे हैं मुझे, एक मुझे दिख रहा है कि अगर तो कोई हायर कोर्ट्स वाला एक एवेन्यू होगा तो वो एक्सप्लोर होगा। दूसरा, आपके पास फिर डायरेक्ट आईसीजे वाला ऑप्शन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला, जो आपने कुलभूषण के लिए भी एक्सरसाइज किया था। और तीसरा दिखाई दे रहा है कि जो आपने बताया कि फूड सप्लाईज वाला कुछ रोकना या रीनेगोशिएट करना, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम लग रहा है कि फुल ऑन ब्लो अप नहीं होएगा इशू। ये लीगल एवेन्यूज वाला पहले प्रेफर करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। देखिए संजय जी, एक दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक बात हो रही है कि जैसे वेटिकन है, जैसे मक्का है, और तो अयोध्या को थर्ड पोल के तौर पे एक नैरेटिव ऐसा चल रहा है जिसको मैं नहीं मानता, क्योंकि सनातन जो है वो एब्राहमिक रिलीजियंस का ऑप्शन नहीं है, इट इज कंप्लीटली सेपरेट। तो मैं नहीं मानता कि जैसे मक्का है, वेटिकन है, वैसे दिस विल बी अ सेपरेट पोल। बट अयोध्या का जो सबसे बड़ा रोल होगा कि वहां से जो अब वॉइस आएगी फ्रॉम द सीट ऑफ अयोध्या, उसका ट्रेमर्स ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल और धार्मिक सेंस में वर्ल्ड वाइड आपको दिखाई पड़ेगा, बट इस पर एक स्ट्रक्चरल सिस्टम भी बनना चाहिए कि वहां से कैसे सिविलाइजेशन को डायरेक्शन देने के लिए
धार्मिक सेंस में कौन गाइडेंस करेगा, किसकी वो पोजीशन होगी और उसको पोजीशन को क्या बोलेंगे। ठीक, एक चीज ये है। दूसरा दिखाई देता है कि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में मंदिर इकोसिस्टम का जो रोल है, जिसमें मुझे समझ आ रही है कि अयोध्या विल बी अ सेंट्रल नोड, जो जयशंकर जी ने बात भी की इस बारे में कि भारत कनेक्ट्स ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो कनेक्टिविटी की बात है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि अयोध्या विल बी अ सेंट्रल सीट, जो ये मंदिर इकोसिस्टम का सेंट्रल नोड बनेगा और एक सीमलेस कनेक्टिविटी बनेगी। सबसे पहला जो मुझे दिखाई देता है इस मिथिला अयोध्या लंका कॉरिडोर। दिस इज व्हाट लुक्स टू मी एज द प्रायोरिटी प्रोजेक्ट विच शुड बिगिन, क्योंकि आप देखोगे कि अभी रिसेंट श्रीलंका से भी आया है, कनेक्टिविटी के बारे में भी आया है और वीजा फ्री ट्रैवल के बारे में भी आया है। बिसाइड्स जो पूरा जो डीकोलोनाइजेशन वेव बताता हूं, तो इट्स नेचुरल है कि वो भी अपना रूट्स निकालेंगे। तो एक कॉरिडोर यहाँ बनेगा, और दूसरा आप जानते हैं कि हम जो पीओके की बात करते ही है कि शारदा पीठ वाला, और वहां पे बहुत सारे भारतीय मंदिर वाली साइट्स हैं, जैसे हिंगलाज माता का मंदिर हो गया। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए कैश फ्लो के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फिजिबल करेक्ट ऑल्टरनेटिव। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान में देखते हो कि बामियान बुद्धा के नीचे उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि दिस विल बी अ टूरिस्ट स्पॉट, तो आपने उन्होंने नीचे काउंटर भी डाल दिया है फॉर विजिटिंग। और पाकिस्तान में अभी अभी जो न्यूज आए हैं उस हिसाब से वो वर्चुअल टूरिंग भी शुरू होनी है ऑफ ऑल एंशिएंट हिंदू एंड सिख साइट्स। तो उस तरफ भी डेवलपमेंट सिमिलर चल रहे हैं। इस तरफ चाइना में आई थिंक मैंने 1.5 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि सारे के सारे मंदिर चाइना के अंदर रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे। तो उस रिवाइव होना तो शुरू नहीं हुए, लेकिन जितने मंदिर उनके अभी है उनका पूरा बताया जा रहा है 2-2, 3-3 घंटे की वेटिंग लाइन चलती है। चाइना की बात कर रहा हूं मंदिर की। ठीक, तो दिस इज अंडर अ कम्युनिस्ट रिजीम, क्योंकि हमारा तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारा जो एनालिस्ट वर्ग है वो कंप्लीट एंटी चाइना और एंटी कम्युनिस्ट वाला लेके चलता है। तो ये भी डेवलपमेंट उन्हें समझनी चाहिए कि वहां सारे मंदिर सब वापस रिवाइव होंगे। और बिल्कुल वैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी आप देखोगे कि वो अपने से ही सारे मंदिर वापस रिवाइव करना शुरू करेंगे। तो कंबोडिया में एक मंदिर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने लिया ही है, उसके अलावा लाओस तक जाएगा। और इस तरफ सऊदी अरेबिया, जो मैं बताता हूँ कि जितने भी एंशिएंट मंदिर वाले साइट्स होंगे वो रिसरेक्ट होना शुरू होंगे जैसे डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हर एक जगह आप देख पा रहे हैं कि मंदिर इकोसिस्टम का रिवाइवल ये क्यों हो पा रहा है। हम केस टू केस बेसिस देखेंगे। सबसे पहला चाइना का देख लेते हैं। तो चाइना ने 1962 से पहले, 1962 वॉर से पहले चाइना ने उनके जो एम्बेसडर थे यूएस में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 25 साल पहले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया रूल्स चाइना कल्चरली विदाउट फायरिंग अ बुलेट अक्रॉस। चाइनीज एम्बेसडर टू यूएस हु शी। जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 1962 की सीसीपी की प्लेनरी में, सीपीसी की प्लेनरी में ये डिसीजन लेती है कि हमें कल्चरल रेवोल्यूशन करके सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस खत्म करनी है, तो उसमें उनको पता चलता है कि भाई इंडिया इन्फ्लुएंस धार्मिक प्रैक्टिसेस का इतना ज्यादा प्राइड है लोगों में, तो पहले इंडिया को एक पंच देना पड़ेगा। यहां पे 1962 का वॉर का कारण ये, सबसे बड़ा कारण ये, rather than taking some geography, the main objective of Communist Party was कि चाइनीज लोगों में भारतीय ओरिजिन वाली धार्मिक प्रैक्टिसेस का जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म करना है। इसके लिए 1962 का वॉर होता है और फिर 65 से कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बुद्धिज्म, टाओइज्म, ये सब खत्म कर दिए जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि 1979 जो मैं बताता हूं कि डेंग शाओपिंग मिलने जाते हैं प्रेसिडेंट कार्टर से,
टेक्नोलॉजी देखते हैं, एक एक फैक्ट्री में 50-50 कार्स निकल के बन के आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग। बोलते हैं ये टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए। कार्टर बताते हैं उनको कि आप अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन खत्म कर दो। डेंग शॉपिंग वापस आते हैं, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंपोज करते हैं। तो ये दो प्रकार का रिवर्सल चाइना में हम देख रहे हैं। एक 1962 का रिवर्सल, शी जिनपिंग बता रहे हैं कि मुझे वापस सारे इंटरनल साइकिल वापस चाहिए इकोनॉमिक्स के। तो सारी पुरानी फेस्टिवल्स को रिवाइव का शुरू होना, सारे मंदिर वापस रिवाइव होना, ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। और दूसरा रिवर्सल 1979 वाला, जो खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन खत्म करने के लिए सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लगा दी थी, पूरी वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के लिए, दूसरा उसका रिवर्सल शुरू हो गया है। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी तो हटा ही दी है, अब इंसेंटिव्स मिल रहे हैं ये बर्थ रेट्स बढ़ाने के लिए। तो अब ये जो पूरा डी डॉलराइजेशन के अंदर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट जो चाइनीज झेल रहे हैं, इसके लिए शी जिनपिंग ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, बोला ईट बिटरनेस। ईट बिटरनेस। जब उनको क्वेश्चन किया गया ये मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और वेस्ट का पूरा एक्सपोर्ट्स है लास्ट 10-12 मंथ्स का, अगर आप डेटा निकालोगे तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो वेस्ट में जाता था उसका 25-30% उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक, तो ये जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुई उसके चलते मंदिरों में लाइन लगना शुरू हुई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो वापस वही सारी फेस्टिवल्स, मंदिर्स और बर्थ रेट्स चाइना को वापस चाहिए। तो दो रिवर्सल चाइना के अंदर हो रहे हैं, 1962 वाला और दूसरा ये 1979 वाला। सेम थीम, डी डॉलराइजेशन एंड डी रेडिकलाइजेशन। बहुत ही अचंभे की बात है संजय जी, 23rd ये जो हमारा आया कि भारत वर्ड इस्तेमाल होगा, एनसीईआरटी का जो चेंज आया इंडिया को रिप्लेस करते हुए, और सिलेबस में बोल रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का रिवाइवल। और वो सारे हीरोज की बात होगी हिस्ट्री बुक्स में जिन्होंने इन्वेडर्स को बराबर पीटा। बिल्कुल उसके पैरेलल चाइना लेके आया है नेशनलिस्ट एजुकेशन वाली पॉलिसी, सेम टू सेम डेट, नो चेंज। बिल्कुल जैसे हमारा आत्मनिर्भर भारत है, बिल्कुल वैसे शी जिनपिंग 10 रूल्स लेके आए हैं। ईट चाइनीज क्लोथ्स, इफ यू वांट टू ट्रैवल विद इन चाइना, ईट चाइनीज फूड, सेलिब्रेट चाइनीज फेस्टिवल्स। तो 10 स्टेप्स लेके आए हैं, बिल्कुल आत्मनिर्भर वाला भारत वाला कॉन्सेप्ट। तो सारे के सारे जो वही थीम है, डी डॉलराइजेशन और डी कोलोनाइजेशन, जो दोनों पैरेलल चलेगा। अब आप जानते हैं कि मंदिर इकोसिस्टम का रिवाइवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं, एक हमने पूरा शो किया है इसके ऊपर कि इकोनॉमिक की जितनी भी साइकिल्स कितनी लिंक्ड है, क्योंकि वो सारे मंदिर टाउन्स जो हैं वो लाइफ टाइम सर्वाइव करेंगे, चाहे वो बनारस हो, काशी हो, तिरुपति हो और अब अयोध्या। इनको कभी कुछ नहीं होना है, क्योंकि सारी इकोनॉमिक लाइफ साइकिल्स वो तिथिज और फेस्टिवल्स की एक्टिविटीज के साथ पूरा इकोनॉमिक्स लिंक्ड है कैश फ्लो का, जहां पे सेलिब्रेटरी मोड में कैश ट्रांसफर होता है सोसाइटी के लोअर सेक्शन में। अच्छा, ये सारी मंदिर इकोसिस्टम की धार्मिक एक्टिविटीज की प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसपे कोई कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स लो टिकट होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं और सीजनल होते हैं, कि इनकी सारी तिथिज है, तो कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म से ये बचाता है और फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू करवाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि आप देख रहे हैं यूएस में भी हर जगह मंदिर बनना शुरू हुए, वहां भी शुरू हो चुका वहां तो है। बहुत बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बहुत बड़े, और हमसे भी अच्छे बनेंगे हर जगह। ये आप लिख तो आप लिख लें ये में चीज। कितना बड़ा मंदिर बना है अभी। जी बिल्कुल। तो मंदिर इकोसिस्टम जो है वो लाइफ साइकिल को प्रिजर्वेशन करता है, जबकि आपका जो वेस्टर्न टेम्पलेट वाला अर्बन सोसाइटी वाला टेम्पलेट जो है वो फाइनाइट रिसोर्सेस के ऊपर बेस्ड है, लाइफ साइकिल में वो बिलीव नहीं करता। तो वो वन लाइफ कंजम्पशन मॉडल के ऊपर बेस है अब्राहमिक कॉन्सेप्ट के साथ।
इसीलिए आप देखते हैं कि जो कैलिफोर्निया है उसको कुछ हो सकता है, न्यूयॉर्क को कुछ हो सकता है, मुंबई को कुछ हो सकता है, लेकिन मंदिर टाउन्स को कभी कुछ नहीं होगा। दे विल ऑलवेज सर्वाइव।